Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. थोड़ा गैप हो गया लेक्चर में, कोई बात नहीं, बट नाउ एंड ऑनवर्ड्स इट विल कंटिन्यू एंड इट विल बी ऑन टाइम। हम लोगों ने जो लास्ट में टॉपिक देख रहा था वो था मोशन इन प्लेन। जो टॉपिक था इसमें मोशन इन प्लेन में एक्चुअली बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए। मोशन इन प्लेन का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। मोशन इन प्लेन के हेडिंग के अंदर ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है। इसी के अंदर में रिलेटिव मोशन इन 2D भी आता है, जो बहुत अच्छा खासा हिस्सा रखता है अपने एग्जाम में। और सर्कुलर मोशन भी आता है। सो व्हाट आई विल डू, ये मोशन इन प्लेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद प्रोजेक्टाइल इंडिपेंडेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सर्कुलर इंडिपेंडेंट, रिलेटिव इंडिपेंडेंट, सो दैट थोड़ा आपको पता चल सके कि सेग्रीगेट तरीके से पूरे चैप्टर को कैसे रिवाइज करना हो, कैसे पढ़ना हो, और थोड़ा सही रहता है, इफेक्टिव रहता है। पूरे चैप्टर को एक साथ लेके चलने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सा फील होता है। मोशन इन 2D वाले सेक्शन में हमने जान चुके हैं ये बातें कि कैसे इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी लिखते हैं, किस तरीके से एक्सेलरेशन लिखते हैं, किस तरीके से पोजीशन लिखते हैं। 2D मोशन में एक खास बात होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में चलता होता है। इस वजह से उसकी वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होता है। जो पोजीशन वेक्टर होता है उसमें भी एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको एनालाइज करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मोशन इन 2D का हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी हम लोग करने वाले हैं मोशन इन जो 2D हमारा पोर्शन है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक्चुअली से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो और बना पाते हो। सो आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन थॉरली। अगर थोड़ी आपका रिवीजन नहीं है पहले का तब भी ये क्लियर हो जाएगा, और साथ में आप भी सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर को मैच करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो काइंडली पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, देन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और फिर उसे मैच कीजिएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मोशन इन 2D का आज हम लोग कंसीडर करेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है। बेहद ही आसान किस्म का सवाल है, पहले पढ़ेंगे और बेसिक इक्वेशन के बारे में जरा ध्यान रखेंगे। बोले कि पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4 i प्लस 0.3 j कैप, देन फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। स्पीड का मतलब कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हो आपको मिलता है स्पीड। अब ये दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि हमने इक्वेशन क्यों यूज किया। क्योंकि ये इक्वेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, अगर एक्सेलरेशन चेंज करता है तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। आप यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें हर कुछ कांस्टेंट है, इसमें ना ही t है और ना ही x है। जो भी वैल्यू टी एक्स के टर्म में लिखा रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, सिंपली u की जो वैल्यू दी हुई है क्या है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, प्लस में एक्सेलरेशन कितना है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो टाइम की वैल्यू दी हुई है 10 सेकेंड्स। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 i कैप प्लस 3 j कैप। Here we like 3 plus 4, 7 I cap, 4 plus 3, 7 j cap. This is the value of velocity. अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द स्पीड, एंड स्पीड इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो अगर हमें स्पीड फाइंड करना हो तो स्पीड फाइंड करने के लिए सिंपली इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते वक्त जो आई का कोफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पे 7 दिया है, इसके स्क्वायर करेंगे, और जे का कोफिशिएंट भी 7 दिया है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 7√2 मीटर पर सेकेंड, या फिर वट एवर यूनिट इट इज रिटन विल राइट द सेम यूनिट। सो 7√2 यूनिट्स एंड दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टूड, राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल किस्म का लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटली क्लियर करने के लिए।
सवाल में कहता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t जे कैप प्लस के कैप इट्स वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। इट मींस ये वाई कंपोनेंट पूछना चाह रहा है। एक्सिस हैज द मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसी भी टाइम टी पे बात करना है। अलोंग वाई एक्सिस हैज द मैग्नीट्यूड। तो हमें बताया कि मोशन इन प्लेन जब हम पढ़ते हैं तो अगर हमें पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे 3t स्क्वायर दिया है, कितना है आई कैप प्लस 6t दिया हुआ है जे कैप और प्लस में कितना है के कैप दिया है। तो वेलोसिटी अगर आप लिखते हो तो वेलोसिटी इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि डी आर बाई डी टी। 3 टू 6 टी आई कैप प्लस ये 6t है और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1 हो जाता है और ये कितना है जे कैप और k तो कांस्टेंट दिया तो ये कितना हो जाएगा 0। ये आप लिखोगे तो कितना होगा 6t हो गया आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 0 के कैप। नाउ आई कैन नॉट ओनली राइट द वाई कंपोनेंट, आप सब लिख सकते हो। जिसमें आई लगा होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जे लगा होता है वाई कंपोनेंट और के लगा होता है उसे के कंपोनेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 60, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा 6 एंड वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। क्योंकि हमारे सवाल में पूछा है सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट, देन वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट इज 6 एंड ये मेरा आंसर यहाँ पे हो गया। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जरा। एक सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द x and y coordinate of a particle at any time t are given by this equation। x coordinate दिया है and y coordinate दिया हुआ है। Where x and y are in meter and t in second, then acceleration of particle at t बराबर 5 सेकेंड। पहली बात ये है कि जो पार्टिकल है ये प्लेन में चल रहा है। कैसे? क्योंकि इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट दोनों का दोनों क्या करता है वेरी कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। 7t प्लस कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5t दिया हुआ है। अगर एक्स कंपोनेंट हमें लिखना है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है dx बाई कितना हो जाता है dt हो जाता है, बराबर होगा 7t का कितना हो जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। अब देख सकते हो कि पहले हमने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया और उस रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में हमने स्पीड की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ स्पीड की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 80। वहीं पे स्पीड का y कंपोनेंट हमने निकाला तो ये कितना हो गया dy बाई डी टी हो गया विच इज इक्वल टू 5। ये हमारा एक स्टेप क्लियर हो चुका है। अगर स्पीड पूछता यहीं से हमारा कैलकुलेशन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सीलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्योंकि ये प्लेन में चल रहा है तो इसमें प्रोबेबल एक्सेलरेशन दो हो सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरा वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली हम वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे। देन डीवी एक्स बाई डी टी 7 इज कॉन्स्टेंट प्लस 8 और टी का कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ऑन सिंप्लीफिकेशन एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। वहीं पे y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट dvy by dt एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, बोलता है इट मींस आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन का नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू इस केस में कैसे होता है, एक्स कंपोनेंट जो दिया है इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट जो दिया है इसके स्क्वायर का सम करते हैं और उसका रूट फाइंड करते हैं। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी और ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही आंसर आया होगा एंड इफ यस देन राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके, सो आई होप यहां तक बातें आपको मोशन इन प्लेन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं और इससे क्या सीखने को मिलता है। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
इस सवाल में बोला जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय x equals to 3t square minus 6t meter and y equals to t square minus 2t meters. Select the correct option. आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया है, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, इतनी सारी बातें पूछी हुई है। तो क्यों ना हम इसको एक एक करके कैलकुलेट करें। मोशन इन प्लेन में दोनों ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, यानी कि x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 6t एंड y इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 2t। ऐसा लिखा आपने। मूविंग अहेड, वेलोसिटी का x कंपोनेंट अगर आपको लिखना है तो दिस बिकम्स dx बाई dt, और ये होता है 3 टू जा 6t माइनस 6 इंटू टी, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो विल राइट vx इक्वल्स टू 60 माइनस कितना हो गया 6 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 6, एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dt, एंड दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, अब माइनस 2 इंटू टी का कितना हो जाएगा 1, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो गया 2t हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात रही वेलोसिटी की। अब एक्सेलरेशन में लगे हाथ कैलकुलेट कर लिया जाए। एक्सेलरेशन का अगर x कंपोनेंट हमें निकालना है तो ये कितना होता है dvx बाई क्या हो जाता है dt होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये 6 तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा x कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पे जब आप जाते हैं कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाता है डी भी वाई हो जाता है, बाई कितना होता है डी टी होता है, बराबर 2 हो गया, टी का वैल्यू 1 हो गया, और ये 2 कितना हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द पॉइंट इज एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू इसका आ रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। एक्स कंपोनेंट जो दिया है ये भी कैसा दिया है, फिक्स्ड वैल्यू दिया है, एंड एक्सेलरेशन की वाई वैल्यू क्या दिया है, ये भी कांस्टेंट दिया है। अगर एक्सेलरेशन का हमें नेट वैल्यू निकालना पड़ता तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये हो गया मतलब कितने का, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 2 का कितना होता है 4, एंड दिस मीन्स 36 प्लस 4 हो गया 40, 40 का 4 इंटू 10 लिखेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा, एंड दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन की इतनी वैल्यू आ गई और ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत है। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड। अब चेक करते हैं वेलोसिटी के बारे में। बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0। चलिए जरा देख लें। t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एट t बराबर 0, देन वेलोसिटी के x कंपोनेंट कितना होगा 6 इंटू 0 0 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की y कंपोनेंट में पुट करेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये वैल्यू किसी भी एंगल से 0 नजर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 1। लेट्स राइट एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 पुट करते ही x कंपोनेंट कितना होता है 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 6 0, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, x कंपोनेंट भी 0 और y कंपोनेंट भी 0। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी का वैल्यू कैसा है 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा कैसा है करेक्ट दिया है। डी दिया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आर नेवर 0। अगर टू ऑप्शन 3 ट्रू हो गया 1 सेकेंड पे, तो नेवर 0 कैसे हो सकता है, गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। समझ के बात को। सिंपल तरीके से हमने हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया, सॉल्व किया, वैल्यू को चेक किया। हर ऑप्शन को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है और जो आंसर नहीं होता है उसमें भी जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, काइंडली उसे कैलकुलेट करें और चेक करें। ये आपके इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट है पढ़ना पड़ता है जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं। ये पाथ के इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के नाम से भी जानते हैं।
दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ। इसका क्या मतलब होता है, जरा समझना है। अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, अगर आप किसी सीधे लाइन में चलते हो, चाहे तो एक्स की तरफ चलते हो चाहे आप वाई की तरफ चलते हो, आपका मोशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप एक्स की तरफ चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, वाई की तरफ चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाई वेरी करेगा। वहीं पे अगर आप किसी प्लेन में चलते हैं, मान लिया कि आप मोशन कुछ इस तरीके से करते हैं, तो इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही बदल रहे हैं आपस में। मान ली किसी पॉइंट पी पे है तो यहाँ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। आप पॉइंट पी से चल के क्यू पे आ गए, मान लीजिए इस पे कोऑर्डिनेट कितना एक्स वन है और वाई वन है, तो क्यू पे चले जाएंगे तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा। सो वाइल मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब पी टू क्यू, आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही आपस में बदल रहा है। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसे कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। और बहुत सवाल पूछे जाते हैं और बहुत आसान होता है, बेहद आसान। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी निकालने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, relation between x and y coordinate of a particle, relation between x and y coordinate of a particle moving in a plane। अब प्लेन में है तो प्लेन ही की बात कर लेते हैं, ऐसे हर एक तरह का मोशन करता है सबके लिए इक्वेशन होता है। तो जब ऑब्जेक्ट कोई प्लेन में मोशन करता है तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। और इक्वेशन को जनरली हम डिनोट कैसे करते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। y बराबर x में कुछ लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए बात को, y बराबर x के टर्म में कुछ लिखा रहता है तो उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं और ये हमें फाइंड करना पड़ता है। मतलब हमें कुछ ऐसा रिलेशन दिया रहेगा जिसको थोड़ा तोड़ फोड़ करेंगे तो x और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। कभी कभी सवाल में आपसे ना इक्वेशन ऑफ पाथ ना पूछ के आपसे पूछेगा किस पाथ पे चल रहा है। जैसे पाथ का मतलब हुआ कि सीधे लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन होगा, गोल गोल अगर घूम रहा है राउंड राउंड किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट तो सर्कल हो जाएगा। उसी में कुछ स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इलिप्टिकल पाथ भी हो सकता है, पैराबोलिक पाथ भी हो सकता है। तो आपको ये बात याद रहना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन क्या डिनोट करता है। जैसे अगर इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा आता है y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का, इस केस में आपका जो पार्टिकल होगा ये कहाँ चल रहा होगा, ये पार्टिकल चल रहा होगा स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होगा। अगर इक्वेशन आता है कुछ इस तरीके का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का, देन वी ऑल नो दैट ये कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ये होता है पैराबोलिक पाथ होता है। यही नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये पाथ भी कैसा होता है, ये भी पैराबोलिक पाथ होता है। याद रखना है कैसा होता है, दैट्स अ पैराबोलिक पाथ। दो और हमारे लिए खास है, जैसे एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, इस केस में क्या डिनोट करता है आपको मालूम है, ये इक्वेशन होता है सर्कुलर पाथ का। तो अगर किसी भी पार्टिकल के इक्वेशन ऑफ पाथ में अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है तब वो सर्कुलर पाथ को डिनोट कर रहा हो। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा मिले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर अगर 1 दिया है तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा इलिप्टिकल पाथ को। दिस डिनोट्स इलिप्टिकल पाथ। ध्यान में रखना है बात कि अगर एक्सप्रेशन देखना है, इक्वेशन देखो दो काम करनी है। पहला तो कुछ मोशन के बारे में बताया जाएगा और जब मोशन के बारे में बताया जाएगा तो उसके कंडीशंस को यूज करना है। अभी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर होगा।
इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है, बस इतना याद रखना है कि टी नहीं होना चाहिए इक्वेशन में। जनरली हम लोग एक्स और वाई निकालते हैं तो उसमें टाइम आ जाता है, तो टाइम को एलिमिनेट कर देना है, फिर किसी न किसी रूप का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, किसी न किसी फॉर्म का इक्वेशन मिल जाएगा। और जो इक्वेशन जिस फॉर्म में होगा वो उसी टाइप के पाथ को डिनोट करेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबोलिक पाथ का है तो पैराबोलिक, अगर आपका सर्कुलर का है तो सर्कुलर डिनोट करेगा, एलिप्स का है तो एलिप्टिकल पाथ करेगा। इक्वेशन देखना है, उससे पाथ के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, जब पार्टिकल किसी प्लेन में मोशन करता है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी कहते हैं। इस पे सवाल दोनों में पूछा हुआ है, जेई मेन में भी और नीट में भी पूछा हुआ है, बेहद आसान क्वेश्चन होता है। चलिए सवाल को एक बनाकर देखते हैं। ये सवाल आपको हर जगह मिल जाएंगे, अगर आपका जो भी सीट होगा एनरोल होगा उसके बारे में बात करेंगे तो हर जगह देखने को मिलेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना दिया है, 3i दिया है प्लस 6x दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, j क्या दिया है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल दे दिया है। ध्यान से समझना है कि कैसे इसको हम x और y में रिलेट करते हैं। दिया हुआ तो वेलोसिटी है, हमें इतना बात पता है कि जो i में लगा होता है ये वेलोसिटी के x कंपोनेंट को डिनोट करता है, यानी कि 3 हो गया x कंपोनेंट, एंड वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट दिया है वो कितना दिया है, 6x दिया हुआ है। अगर x कंपोनेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और y कंपोनेंट 6 दिया हुआ है, देन वी ऑल नो दैट x कंपोनेंट का मतलब कितना होता है, x कंपोनेंट का मतलब होता है dx बाई dt बराबर कितना होता है, 3 होता है। और y कंपोनेंट की बात करेंगे तो कैसा होता है, dy बाई dt होता है, और ये कितना दिया है, 6 आ रही है। फिर इंटीग्रेशन कैसे होगा, इधर तो x है इधर तो t है, पहले वाले में तो कर भी ले, दूसरे में कैसे करें, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहीं पे थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है, नहीं तो एकदम दिमाग भाप बन के ऊपर में उड़ जाएगा, समझ गए। सोचना है, दो इक्वेशन है, हमको चाहिए एक्स, डी को हटाना है। आपको पता है ना, डी हटाने के लिए इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, तो इसे हटाना है। थोड़ा सा अपने दिमाग में से खुराफात आया कि क्यों नहीं हम इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करके देख लें। अब ये बात मेरे दिमाग में क्यों आया, ये आपके दिमाग में भी आएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब। देखो, इक्वेशन टू जो लिखा है कितना लिखा है, ये लिखा है डी वाई बाई डी टी लिखा है। इक्वेशन वन की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 6x दिया है, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। डी टी और डी टी खत्म हो जाएगा, 3 से 6 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। देन यू विल राइट डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2x के बराबर आ जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx वैल्यू कितना दिया है, 2x के बराबर दिया है ना। जब dy बाई dx मेरे पास 2x आ गया, फिर तो हमारे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। कैसे, dy बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x dx। अब ऐसा प्यारा सा जब एक्सप्रेशन हमें दिखता है, हमें साफ साफ नजर आता है कि dy से y चाहिए, तो क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ dy है, लकीली तो सिर्फ y आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, और x का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले अपना बनाना, फिर आंसर से मैच करना, समझ में आ रही बात, दिमाग लगाना। क्या दिया है यहाँ पे, y बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। ओहो, बहुत प्यारा सा इक्वेशन आ गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मेरा सही सा बनता हुआ नजर आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में अगर पूछा जाता कि इसका पाथ कैसा होगा, तो ये जो इक्वेशन है ये देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको डिनोट करता है, तो ये पैराबोलिक पाथ को डिनोट करता है। तो इस केस में पार्टिकल कैसे पाथ पे चल रहा है, पैराबोलिक पाथ पे मोशन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये सवाल में बस अरेंजमेंट का सीन है। क्या सीन है देखें, x बराबर 2 प्लस 2t प्लस 4t स्क्वायर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया मान दिया है। और y बराबर कितना दिया है, 4t प्लस कितना दिया है, 8t स्क्वायर दिया है। एकदम आराम से समझिएगा बात।
सवाल ये होता है कि इक्वेशन ऑफ पाथ में हमें रिलेशन एक्स एंड वाई के बीच में निकालना है, लेकिन ये बड़ा जटिल किस्म का इक्वेशन है, ना यहाँ से टी एक्स में निकाले ना यहाँ से टी वाई में निकाल सके। लेकिन इसको देख के ना हमको थोड़ा सा बात मेरे दिमाग में है, इसको अरेंज करके देखने पे कुछ ना कुछ करना है। देखो कुछ भी करना है, चाहे जो करना पड़ जाए, टी को यहां से हटाना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ जो होता है द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल बताने के लिए कि किस टाइप का मोशन है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, अलोंग पैराबोलिक पाथ है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये बात करने के लिए अगर हमें चर्चा करना है, इसके लिए आप देखेंगे जरा, तो उसमें ये बात होता है कि टी को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। कि जो वाई लिखा है इसे हम जरा देखें अगर ठीक से, तो अगर टू कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा, टू टी प्लस क्या हो जाएगा, फोर टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और इस जगह पे देखो जरा, एक्स माइनस टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, टू टी प्लस कितना हो जाएगा, फोर टी स्क्वायर होगा क्या। अरे ये कमाल हो गया, टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना आ चुका है, टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया एक्स माइनस टू। क्या टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर। तो y बराबर लिखेंगे टू इंटू कितना हो जाएगा, टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे एक्स माइनस टू लिखेंगे। इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू टू एक्स हो गया, माइनस में फोर आ गया। और ये जो एक्सप्रेशन है क्या देख के नहीं लग रहा है कि ये इक्वेशन मेरा किसका हो जा रहा है, ये इक्वेशन मेरा स्ट्रेट लाइन का हो जा रहा है। ये कैसा इक्वेशन हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का हो जा रहा है। मतलब जो पार्टिकल मोशन कर रहा हो कैसा मोशन करेगा, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक पाथ यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ गई बात। आगे की चीजें भी इसका डिस्कस कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नहीं। चलो इस बात को भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज हर ऑप्शन है जरूरी। देखो x जो दिया है, तो x जब कोऑर्डिनेट मेरा दिया है, तो vx अगर निकालना पड़ेगा तो x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टू का डिफरेंशिएशन जीरो, टू टी का हो गया टू इंटू वन, और फोर टी स्क्वायर का फोर टू से कितना होगा, एट टी हो जाएगा। तो vx बराबर कितना हो जाएगा, टू प्लस क्या हो जाएगा, एट टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट अगर लिखना है तो ये कितना होता है, डी वी एक्स बाई क्या होता है, डी टी। टू का जीरो होगा और एट टी का कितना हो जाएगा, वन। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे y का बात करें जरा, y बराबर दिया है फोर टी प्लस कितना दिया है, एट टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर मुझे निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, फोर इंटू टी, तो फोर का हो गया वन, एट टू जा सिक्सटीन, और ये कितना हो जाएगा टी, एट टू जा सिक्सटीन इंटू टी हो जाएगा। वहीं पे y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना पड़े तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फोर का जीरो हो जाएगा और ये कितना होगा, सिक्सटीन। तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना होगा, सिक्सटीन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 16 और एक x कंपोनेंट x। क्या ये वैल्यू भी कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको, एक फिक्स्ड वैल्यू है, माना बोलो कुछ, देखो समझ में आना, ना x है ना ही t दिया है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये भी कैसा है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा ये पार्टिकल यहाँ के लिए। उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। एक सवाल दिया बहुत प्यारा सा, ये अगेन बताना है इसमें, देखो नीट कब पूछा है, एआईपीएमडी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल में बात बोलता है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में अकॉर्डिंग टू द रूल। क्या रूल है इसका, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, एंड y बराबर कितना दिया है, a कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अगर हमको t को यहां से हटाना है, और t तो और अंदर में साइन में डाला हुआ है, कॉस में डाला हुआ है, तो इसको हम कैसे यहां से एलिमिनेट करेंगे। तो ये बात मेरे दिमाग में एक और छोटा सा आता है कि जब देखते हैं हम लोग साइन के बारे में और कॉस के बारे में साथ हो, तो एक रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू हमेशा वन होता है। कितना होता है, हमेशा वन होता है। इसका मतलब इस जगह से x अगर हमें निकालना है x बाई ए का वैल्यू, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर निकालते हैं हम, तो y बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है,
तो यहां पे अगर लिखोगे आप तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका भी स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब होता है एक्स बाई ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर की बात करेंगे तो वाई बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये लिखोगे आप तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1। अगर इसका एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया कि देखो टी लिखा था साइन और कॉस में, हमको टी हटाना है। टी कभी भी इक्वेशन ऑफ पाथ लिखते समय टाइम का कुछ लेना देना नहीं है, तो टाइम को क्या करना है आपको, टाइम को सिंपली वहां से गायब कर देना है। तो टाइम गायब करने के लिए मैं दिखा कि साइन और कॉस दोनों पास में दिख रहा है, और हमें पहले से मालूम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। बस स्क्वायर कर दिया तो ऐसा आ गया। अब ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है इसके बारे में पता है हमको कि ये इक्वेशन किसका होता है, ये इक्वेशन होता है सर्कल का होता है। तो पार्टिकल मेरा मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक सवाल और, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज, एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी जे कैप, ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस बी टी जे कैप। पाथ कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, रिपीट हो रहा है। r इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर कितना होता है आई कैप प्लस बी टी क्या दिया हुआ है जे कैप दिया हुआ है। ध्यान से सुनेंगे तो यहां पे पता चलेगा हमारा कि जो x कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है वो कितना दिया है, ए टी स्क्वायर दिया है, और y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, बीटी दिया है ना। j में लगता है वो y होता है, i में लगता है वो x होता है, ये दिया हुआ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब एक ही मकसद होता है कि हमें t को भगाना है। तो यहां से अगर t का वैल्यू निकालते हैं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई बी होगी। t बराबर y बाई बी हो जाएगा, और t का वैल्यू y बाई बी हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो गया। और t की बात करेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, y बाई बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, y बराबर बी टी है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बाई बी हो जाएगा। और x का वैल्यू ए टी स्क्वायर दिया है तो t की जगह में पुट करेंगे y बाई बी पुट करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर बाई कितना होगा, बी स्क्वायर हो गया। मतलब साफ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट करता है, बताओ जरा। ऐसा एक्सप्रेशन कुछ इस इक्वेशन को रिसेंबल कर रहा है क्या, मतलब इक्वेशन जो मेरा दिया हुआ है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इस वजह से जो ये रिप्रेजेंट करेगा पाथ वो कैसा होगा, ये पैराबोलिक पाथ को डिनोट करेगा। दिस मस्ट डिनोट द पैराबोलिक पाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं जो इक्वेशन ऑफ पाथ लिखना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये लेक्चर फॉर्मेट आपको कैसा लगा, जिसमें लेस टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाती है, और अगर कहीं से दिक्कत हो आप इसको रिपीट मोड पे देख लोगे तो एक ठीक ठाक बेस का लेक्चर है, आपको ज्यादा मोनोटोनस नहीं लगेगा। बाकी अगर आप बढ़ाना चाहो स्पीड तो 1.25 या 1.5 पे भी देख सकते हो। और इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड आई ट्राई टू बी कंटिन्यू, और ये आपके फर्दर लेक्चर्स भी शेड्यूल मिल जाएंगे आपको 5 और 10 डेज अहेड टाइप का, ऐसा हम कोशिश करेंगे अपलोड करने का। एंड डू लेट मी नो कि ये प्रॉपर सारे जो क्वेश्चंस थे और ये जो लेस टाइम में जो इतने कवर किया हमने, ये आपको कैसा लगा। बिकॉज ये ओवरऑल जो लेक्चर है आपका 33 to 34 है, एट मैक्स 35 मिनट्स आपका कंज्यूम करेगा, बट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग और अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। So thank you for watching till the end. Bye bye. Have a great day.